हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन सैंपल एंड सैम्पलिंग के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कुछ वर्ड्स की। सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज एन एसेसिबल ग्रुप ऑफ पीपल हु मीट्स अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पॉपुलेशन का मतलब होता है उन लोगों का ग्रुप जिनको जो हमारी स्टडी या रिसर्च है उसके क्राइटेरिया को मीट करते हैं और उनको हम अपनी रिसर्च स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक। दूसरा आता है सैंपल। सैंपल रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। हमारा सैंपल जो होता है ये वो लोग होते हैं जिनको हम अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करते हैं टारगेट पॉपुलेशन को। ठीक। सैंपलिंग। सैंपलिंग इज प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द रिसर्च। ठीक है, पॉपुलेशन वो लोग जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, सैंपल जो टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपलिंग प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेट। ठीक है, अगला आएगा हमारा टारगेट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। हमने सबसे जो पॉपुलेशन देखी थी जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रही थी, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टारगेट पॉपुलेशन। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु मीट्स द क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब जो हमारा हमने सैंपल की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये सैंपल का मतलब था रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब सैंपल का मतलब होता है वो लोग टारगेट पॉपुलेशन में से कुछ लोग जो पूरी टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा सब्जेक्ट और रिस्पोंडेंट पॉपुलेशन। रिफर्स टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटिंग इन स्टडी। सब्जेक्ट पॉपुलेशन ये वो लोग होते हैं जिनको अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक। स्ट्रैटा और स्ट्रैटम। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ एक्सक्लूसिव सेगमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन established by one or more characteristics। स्ट्रैटा स्ट्रैटम का मतलब होता है वो पॉपुलेशन जिसको हम डिवाइड करते हैं वन और मोर ग्रुप्स में किसी एक कैरेक्टरिस्टिक या वन और द मोर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। ठीक। अगला आएगा हमारा सैंपलिंग प्रोसेस। हमने सैंपलिंग पढ़ा कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल, उनको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं उसका अब हम प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहला डिफाइन पॉपुलेशन। द पीपल हु आर नीडेड इन स्टडी स्टेटेड क्लियरली। सबसे पहले हमें कौन लोग चाहिए अपनी स्टडी के लिए, उनको हम डिफाइन करेंगे, उनको करेक्टली हम स्टेट करेंगे। ठीक। दूसरा, स्पेसिफाई सैंपलिंग फ्रेम, मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। सैंपलिंग फ्रेम का मतलब होता है हमारा एक तरीका जिसमें हम एलिमेंट पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। तीसरा आएगा हमारा स्पेसिफाई सैंपलिंग यूनिट, यूनिट फॉर सैंपलिंग इन सिलेक्शन। सैंपलिंग यूनिट का मतलब वो यूनिट जिसके बेसिस पे हम अपनी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक। चौथा आएगा स्पेसिफाई सैंपलिंग मेथड ऑफ मेजरमेंट। सैंपलिंग यूनिट डिस्क्राइब्ड, मतलब कि जिस हम यहाँ पे अब स्पेसिफाई करेंगे कि हम कौन सी यूनिट के थ्रू अपनी मेजरमेंट, अपनी पूरी स्टडी को मेजर करेंगे। ठीक। अगला डिटरमाइन सैंपल साइज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन टू बी सैंपल इज डिसाइडेड, मतलब कि हम कितने लोगों को अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करेंगे वो टोटली डिसाइड होना चाहिए पहले से। ठीक। नेक्स्ट हमारा आएगा स्पेसिफाई सैंपलिंग प्लान। ऑपरेशनल प्रोसीजर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ द सैंपलिंग यूनिट इज स्पेसिफाइड, मतलब कि वो प्रोसीजर्स जिनको हम फॉलो करेंगे अपने सैंपलिंग यूनिट्स को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक। एट लास्ट हमारा आएगा सेलेक्ट द सैंपल। द ऑफिस एंड फील्ड नेसेसरी फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल आर कैरीड आउट। यहाँ पे हम फाइनली अपने सैंपल को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम अपनी रिसर्च स्टडी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ठीक। अगला आएगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। ये हमारे वो फैक्टर्स है जो हमारी रिसर्च में सैंपलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ये वो फैक्टर्स है। सबसे पहला होगा नेचर ऑफ रिसर्चर। नेचर ऑफ रिसर्चर में हमारा सबसे पहला आएगा, मतलब कि ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिसर्चर से रिलेटेड जो हमारी सैम्पलिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है, उसमें सबसे पहला आएगा इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर। मतलब कि हमारा जो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर है अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो यहाँ पे हमारा मिस्टेक कर सकता है कैलकुलेशंस में या प्रेडिक्शन में। ठीक है। सेकंड, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर
जो भी हमारा रिसर्चर है, अगर वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंगली नहीं लेगा पूरी रिसर्च स्टडी को, तो वहाँ पे वो उसमें कुछ भी लैक कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके इंटरेस्ट के लैक की वजह से। थर्ड, लैक ऑफ हॉनेस्टी। रिसर्चर को थ्रू आउट द स्टडी पूरी हॉनेस्टी के साथ उसे कंडक्ट करना है, उसे कहीं पे भी किसी से भी रिलेटेड कोई भी बायसनेस नहीं करनी। नेक्स्ट हमारा आएगा फोर्थ, इंटेंसिव वर्कलोड। अगर रिसर्चर पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, उससे भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है और वहाँ पे हम कुछ बायसनेस हमें देखने को भी मिल सकती है। नेक्स्ट आएगा इनएडिक्वेट सुपरविजन। इनएडिक्वेट सुपरविजन मतलब यहाँ पे हम जब कोई भी हम रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे कई सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन हर स्टेप पे रिसर्चर का सुपरविजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भी रिसर्चर का सुपरविजन एब्सेंट हुआ, तो वहाँ पे मिस्टेक्स होना, इनएडिक्वेट रिजल्ट्स आने का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट आएगा नेचर ऑफ सैंपल। यहाँ पे हमारे ये फैक्टर्स है जो हमारे सैंपल्स से रिलेटेड है, जो हमारी रिसर्च को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक। मतलब जो हम सैम्पलिंग टेक्निक्स हो रही है, अगर वो सही नहीं है, मतलब जिस टाइप की हमारी स्टडी उस तरीके की हमारी टेक्निक होनी चाहिए, अगर वो उस टाइप की नहीं है तो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगला आएगा सैंपल साइज। हमें यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जिस तरीके की, हमें उस टाइप का सैंपल सेलेक्ट करना है, उस साइज का सैंपल। मतलब अगर हमें ज़्यादा लोग चाहिए तो हमें लार्ज अमाउंट में हम लोग को सेलेक्ट करेंगे, अगर कम लोग चाहिए तो हम लेस नंबर में सेलेक्ट करेंगे। थर्ड हमारा आएगा डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम। डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब जो हम सैम्पलिंग फ्रेम ले रहे हैं वही प्रॉब्लमेटिक होगा। तो लास्ट आएगा हमारा सर्कमस्टांसेस। सबसे पहला आएगा लैक ऑफ टाइम। यहाँ पे आएगा मतलब रिसर्चर के पास बहुत टाइम कम हो अगर। नेक्स्ट हमारा लार्ज जोग्राफिक एरिया, मतलब कि जिस एरिया में उसे कंडक्ट करना है रिसर्च स्टडी वो बहुत बड़ी हो तो भी नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट आएगा लैक ऑफ कॉपरेशन, नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है। अगला हमारा आएगा सैम्पलिंग क्राइटेरिया, मतलब कि जो हम सैम्पल्स को सेलेक्ट करते हैं उनको हम कौन कौन से बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले आएगा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिपेंड्स ऑन टॉलरेंस ऑफ एरर बाय रिसर्चर। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है कि रिसर्चर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस लेवल तक की एरर्स को टॉलरेट कर सकता है। ठीक, पहला। दूसरा आएगा रिसोर्सेज, डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट, मतलब कि रिसर्चर के पास अपने सैंपल्स के लिए, अपनी रिसर्च के लिए किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक। नेक्स्ट आएगा हमारा टाइम। यहाँ पे रिसर्चर को कितना टाइम मिला है अपनी रिसर्च स्टडी के लिए, उस पर डिपेंड। पता चले रिसर्चर बहुत लार्ज एरिया लेकिन उसको टाइम बहुत छोटा, टाइम की डेडलाइन बहुत कम है, तो वो अपने टोटल सारे सैंपल्स को नहीं सैंपल आउट कर पाएगा। ठीक। नेक्स्ट आएगा एडवांस नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेल्स ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा नेशनल वर्सेस लोकल, डिपेंड्स ऑन जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी ऑफ पॉपुलेशन। नेशनल वर्सेस वो जो हमारा डिपेंड करेगा जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी पे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एथनिक स्टेटस। ठीक। नेक्स्ट हमारा आएगा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। हमारी सैम्पलिंग टेक्निक में सबसे पहला आएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन दिस सैंपल आर सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय सम स्कीम एंड ईच सैंपल हैव इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है वो सैम्पलिंग टेक्निक जहां पे हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस होता है सेलेक्ट आउट होने का रिसर्च स्टडी में। ठीक है। किसी एक स्कीम के थ्रू जिन्हें हम सेलेक्ट करते हैं, वहां पे हर सैंपल को इक्वल चांस होता है कि वो सेलेक्ट आउट हो सकता है। ठीक। अब उसके भी कुछ टाइप्स है। सबसे पहला हमारा आएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। इन दिस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम एंड हैविंग इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड। यहाँ पे हम हर जो सैंपल्स होते हैं उनके पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, और हम उन्हें रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। कुछ टेक्निक्स के तुम सेलेक्ट करते हैं उन्हें, कुछ प्रोसेस को तो हम अभी आगे देखते हैं। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, अब ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सैंपल्स को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सेलेक्ट करते हैं रैंडमली। सबसे पहला लॉटरी मेथड। ईच सैंपल इज गिवन वन नंबर एंड ईच नंबर इज प्लेस्ड इनसाइड हैट और बाउल एंड ब्लेंडेड अप। एट वंस रिसर्चर चूजेस द नंबर टैग्स विच विल बी सैंपल्स। रैंडमली हमें देखना है तो रैंडमली का सबसे लॉटरी मेथड आता है। लॉटरी मेथड में हम क्या करेंगे, हर सैंपल को एक नंबर देंगे, उस नंबर का एक चिट हम एक किसी हैट या बाउल में डालेंगे,
उसके बाद उसको हम मिक्सअप करके रिसर्चर जो होगा, इन्वेस्टिगेटर होगा, वो एक एक करके नंबर चिट्स को निकालता जाएगा और उनके अकॉर्डिंग अपने सैंपल्स को सेलेक्ट करता जाएगा। अगर उसे पहले 20 लोग चाहिए अपनी सैंपल के, तो जो पहले 20 चिट्स आएंगी, वो 20 चिट्स नंबर जिन भी लोगों के पास होंगे वो उसके रिसर्च के सैंपल्स बन जाएंगे। ठीक। सेकंड आएगा टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इन दिस ईच सैंपल इज गिवन अ नंबर एंड देन रैंडमली अरेंज्ड इन टेबल। नंबर्स आर सेलेक्टेड रैंडमली। यहाँ पे हर एक आदमी को एक नंबर दिया जाएगा, उसका उस नंबर को हम एक टेबल में रैंडमली अरेंज कर देंगे। उसके बाद जो जो नंबर हम उस टेबल से सेलेक्ट करते जाएंगे, उस नंबर के वो नंबर जिस भी इंडिविजुअल के पास होगा उसको अपनी रिसर्च स्टडी के लिए सेलेक्ट आउट कर लेंगे। अब हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सेकंड टाइप आएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। In this, firstly, researcher divides population into homogeneous groups and then select final subjects proportionally from each strata. Strata divided on basis of age, gender, religion, diagnosis, education, geographical region. ठीक। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर क्या करेगा, जो भी लोग वो रिसर्च स्टडी में जितने भी लोग हैं उन सभी को किसी एक बेसिस पे वो दो ग्रुप में बांट देगा। ठीक, मतलब कुछ ग्रुप्स में वो बांट देगा किसी एक बेसिस पे लोगों को। जैसे एज के बेसिस पे बांट सकता है, जेंडर के बेसिस पे बांट सकता है कि मेल फीमेल एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, एज के बेसिस पे हो सकता है कि 16 ईयर्स के लोग एक तरफ, 17 के एक तरफ, 18 के एक तरफ, 19 के एक तरफ, इस तरीके से। या एजुकेशन के बेसिस पे 5th पास, 10th पास, 8th पास, 12th पास, इस तरीके से। मतलब किसी एक बेसिस पे वो सारे ग्रुप जितने भी लोग अवेलेबल हैं उन सभी को वो डिवाइड कर देगा। उसके बाद उन सभी लोगों में वो लोगों को उन ग्रुप्स में से लोगों को सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट लोगों को उन सारे ग्रुप्स में से दो तरीके से, एक प्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब कि जितने भी हम ग्रुप्स बनाएंगे उन सभी ग्रुप्स से हम इक्वल नंबर ऑफ लोगों को सेलेक्ट करें। डिसप्रोपोर्शनेट हम किसी भी तरीके से कितने भी लोग हम किसी भी ग्रुप से सेलेक्ट कर लें। हम चाहे तो हम जैसे हमने 4 ग्रुप बनाए हैं तो हम उन 4 ग्रुप में किसी 3 ही ग्रुप से सेलेक्ट किया, एक ग्रुप से नहीं सेलेक्ट किया हमने, या चारों ग्रुप से सेलेक्ट किए हमने, किसी एक ग्रुप से 2 सेलेक्ट किया किसी। अब अगला हम देखेंगे, अगला हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आएगा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस टाइप एवरी kth टर्म इज सेलेक्टेड एज सैंपल। मतलब कि सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, के टर्म निकालते हैं, kth टर्म, ये एक मतलब नंबर हम निकालते हैं जो हर वो नंबर उतने गैप के बाद हम लोगों को सेलेक्ट, जैसे मतलब पहले हम देखते हैं kth टर्म हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला k इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन टारगेट पॉपुलेशन अपॉन साइज ऑफ सैंपल। मतलब कि k का मतलब हमारा वो नंबर आएगा, सबसे पहले हम टारगेट पॉपुलेशन मतलब कि वो लोग जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं उन लोगों का नंबर लिखेंगे, और हमें कितने लोगों का सैंपल लेना है सैंपल में उतने लोगों का नीचे लिखेंगे। जो नंबर हमारा आएगा उसे हम केथ टर्म मान लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा केथ टर्म अगर 10th आया, ठीक है, हमारा 100 लोगों का या 120 लोगों का हमारा ग्रुप है, तो हमारा जो केथ टर्म आएगा तो हम एवरी 10th पर्सन हमारा जो होगा वो हमारे सैंपल का, वो हमारा सैंपल होगा हमारी स्टडी का। ठीक है, जो हर 10 नंबर जिस आदमी के पास होगा वो हमारा, फिर 20th वाला, फिर 30th वाला, फिर 40th वाला, फिर 50th, फिर 60th, फिर 70th, ऐसे ऐसे हर 10 गैप के बाद जो लोग आएंगे वो हमारे सैंपल हो जाएंगे स्टडी के। ठीक, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में जो केथ टर्म के लोग होंगे वो केथ टर्म मतलब ये वो नंबर होता है जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ऊपर हम टारगेट पॉपुलेशन लिखेंगे, मतलब कि हमारे एसेसिबल ग्रुप में कितने लोग हैं जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, और नीचे हम लिखेंगे हमारी पॉपुलेशन का सैंपल साइज, और उसके बाद हम जो केस टर्म आएगा उसके हिसाब से हम सैंपल को सेट कर लेंगे। ठीक, अगला आएगा क्लस्टर ऑफ मल्टी स्टेज सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग मीन्स रैंडम सेलेक्शन ऑफ सैंपलिंग यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स। Then from each selected sampling unit, a sample of population elements is drawn by the sample stratified random sampling. क्लस्टर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मतलब कि हम लोगों का हम एक क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, रैंडम सैंपल मतलब लोगों को हम रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू एक ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे, उन क्लस्टर्स से फिर हम लोगों को डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स के थ्रू, सिंपल या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड के थ्रू उनको अपने पॉपुलेशन सैम्पलिंग के लिए सेलेक्ट करेंगे। मतलब हमने लोगों को पहले क्लस्टर ग्रुप में डिवाइड किया, उसके बाद उन क्लस्टर से लोग को हम अपने सिंपल या स्ट्रेटिफाइड मेथड से अपनी स्टडी में लेंगे। हमारा 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग भी हो सकता है, 2 स्टेज भी हो सकता है, मल्टी स्टेज भी हो सकता है। ठीक, अगला हमारा आएगा सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। हियर सैंपल साइज इज नॉट फिक्स्ड,
Researchers select small sample, find out inferences, and if want to add more samples for better inferences at any stage he can. सीक्वेंशियल सैम्पलिंग का मतलब होता है यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, पहले कुछ लोगों को अपनी रिसर्च के लिए सेलेक्ट करेगा, अपनी रिसर्च स्टडी कंडक्ट करेगा, अगर उसे लगता है कि उसे और लोगों को ऐड करना चाहिए रिसर्च स्टडी में किसी भी स्टेज पे, वो तुरंत उन्हें ऐड कर सकता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। अगला हमारा आएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पल एलिमेंट्स आर आर्बिट्रेरली सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर। यहाँ पे हमारा जो सैंपल्स होते हैं या पॉपुलेशन होती है उनमें हर इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस नहीं होता है हमारी सैंपल में या हमारी रिसर्च में सेलेक्ट होने का, ठीक है। सबसे पहला हमारा आएगा पर्पसिव सैम्पलिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज जजमेंटल और ऑथोरेटिव सैम्पलिंग। इन दिस सब्जेक्ट्स आर चूजन टू बी पार्ट ऑफ सैंपल विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। सैंपल आर चूजन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। पर्पसिव सैम्पलिंग का हमारा दो और नाम होते हैं, उन्हें जजमेंटल सैम्पलिंग या ऑथोरेटेटिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जिन लोगों को अपनी रिसर्च स्टडी के कंडक्ट कर रहे हैं उनको हम किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से अपनी रिसर्च स्टडी में ले रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक रीजन या किसी उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उन्हें हम अपनी रिसर्च स्टडी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ठीक। उन्हें अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर रहे हैं, चांस से नहीं, उन्हें कोई चांस नहीं मिला, उन्हें अपनी चॉइस से ले रहे हैं लोगों को, ठीक है। अगला आएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन दिस सैंपल्स आर सेलेक्टेड ड्यू टू देयर कन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी टू द रिसर्चर। इट इज आल्सो एन एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब होता है यहाँ पे हम उन लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं रिसर्च स्टडी में जो हमारे आसपास इजीली अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करते, हम जो लोग मिल जाते हैं हमें आसपास हम सभी को अपनी स्टडी में ले लेते हैं। हम ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक या किसी भी चीज़ों के पीछे नहीं भागते, ठीक। इसे हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट का मतलब होता है वो एक्टिविटी जिसका कोई प्रेडिक्शन नहीं, वो कभी भी हो जाती है। वैसे यहाँ पे हम किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन कौन हमारे आसपास है, जितने होंगे हम उनको सब ले रहे हैं अपनी स्टडी में, तो एक एक्सीडेंटल सैम्पलिंग हो गया, ठीक। अगला आएगा हमारा कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। इट सीक्स टू इंक्लूड ऑल एक्सेसिबल सब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ सैंपल। इट इज बेस्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल सैंपल्स एज पार्ट ऑफ रिसर्च। कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग का मतलब होता है यहाँ पे हम जितने लोग अवेलेबल हैं अपने आसपास, जितने भी लोग मतलब एक्सेसिबल सब्जेक्ट्स हैं, हम सभी को अपनी रिसर्च में ले लेंगे। मतलब कि जितने भी लोग हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं वो सब के सब हमारी रिसर्च स्टडी का पार्ट होंगे, ठीक। अगला आएगा हमारा कोटा सैम्पलिंग। इन दिस रिसर्चर एंश्योर्स इक्वल और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन विच ट्रेट इज कंसिडर्ड एज बेसिस ऑफ कोटा। यहाँ पे रिसर्चर जो है वो मतलब लोगों को एक कोटा या एक बेसिस पे डिवाइड करेगा डिफरेंट कोटा में, उसके बाद उन्हें एक प्रोपोर्शनेट वे में इक्वल नंबर ऑफ लोगों को उन कोटा से सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगला आएगा हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग रिसर्चर आस्क्स टू हिज सैंपल टू फाइंड अदर पीपल हैविंग सेम क्वालिटीज एज इन हिम। स्नोबॉल सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिसर्चर पहले एक आदमी उसको सेलेक्ट करेगा, फिर उससे कहेगा कि आप अपने जैसे और लोगों को, आप अपने जैसे एक और दो लोगों को ढूंढें, फिर वो दो लोगों से बोला जाएगा कि आप अपने जैसे और दो लोगों को ढूंढें। ऐसे ही एक चेन तरीके से होगा, इसे हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये दो तरीके की होती है, एक लीनियर एक एक्सपोनेंशियल, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है जिसको रिसर्चर ने ढूंढा वो एक एक करके ढूंढेगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है मैंने एक मतलब रिसर्चर जैसे मैं हूं, मैंने एक बंदे को सेलेक्ट किया, वो एक बंदा अपने बाद दो को सेलेक्ट करेगा, वो दो बंदे दो दो को सेलेक्ट करेंगे तो हो गया चार, वो चार लोग दो दो को और सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो टोटल कितना हो गया हमारा 8। वो 8 लोग अब दो दो को सेलेक्ट करेंगे, हो गया 16। मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब लोग बढ़ते जा रहे हैं। लीनियर में क्या हो, मैंने एक को सेलेक्ट किया, वो एक और को लाएगा, वो जो दूसरा एक आया वो एक ही और को लाएगा, मतलब एक ही एक लोग आ रहे हैं, तो लीनियर सीरीज चल रही है, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।